लेक्चर नंबर 3 ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहली दो क्लासेस में जो हमारा फोकस था वो ट्री डायग्राम पे था। पहली क्लास में ट्री डायग्राम को समझा, दूसरे में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ उसको इस्तेमाल किया। अब हम लोग चले जाते हैं ओ लेवल के एक और चैप्टर पे, एंड दैट चैप्टर इज सेट नोटेशन। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, सेट्स इन वेन डायग्राम। मैंने दो सर्कल्स बनाए और सर्कल के साइज से फ़र्क नहीं पड़ता, एक अगर बड़ा है एक छोटा है, डजंट मेक अ डिफरेंस। यूनिवर्सल सेट, सेट पी, सेट सी। P stands for physics, C stands for chemistry। मैंने अपनी तरफ से कुछ नंबर्स लिखे, बाहर 0 लिखा। एक क्लास का सर्वे कर रहा हूँ। जितने बच्चे हैं या तो वो फिज़िक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। नेचुरली कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ फिज़िक्स पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो दोनों पढ़ते हैं मगर पढ़ते ज़रूर है इन दोनों सब्जेक्ट में से। तो यहाँ मैं जुमला लिख रहा हूँ, एवरीवन टेक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इससे ये बाहर 0 आ गया। हो सकता है किसी सिनेरियो में ये 0 ना हो। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फिजिक्स इज 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग केमिस्ट्री इज 35, नंबर स्टडिंग बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो फॉर एग्जाम्पल इस डेटा में 10 है। मैंने बीच में 10 लिखा। पूरे का पूरा फिजिक्स 40 है, तो फिजिक्स ओनली इज 40 माइनस 10 विच इज 30। पूरे का पूरा केमिस्ट्री 35 है, 35 माइनस 10 इज 25। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट 30 और 10 40 और 25, that comes out to be 65. There are 65 students in that class. बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री को ऐड करूंगा ये हो गया 75, जबकि क्लास में है 65। सो व्हाई इज इट 75 एंड व्हाई द रियलिटी द प्रोपोर्शन द पॉपुलेशन इज 65? बिकॉज ये जो 10 है इनकी डबल काउंटिंग हुई है। एक मरतबा ये काउंट हुए हैं एज पार्ट ऑफ फिजिक्स ग्रुप, एक मरतबा काउंट हुए एज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, वेर इन रियलिटी वो कॉमन सब्जेक्ट्स दे रहे हैं। आपने बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब होता है टेक ऑल विदाउट रिपीटेशन, सारी चीज़ें ले ले मगर रिपीट मत कीजिएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन या ओवरलैपिंग रीजन। अगर शेडिंग के लिहाज से बात करूंगा तो ओवरलैपिंग रीजन, तो इंटरसेक्शन कहते हैं इसको, और दूसरा वाला जो है वो यूनियन है। अच्छा, एक और इंग्लिश के अल्फाज भी इस पे ले आते हैं। यूनियन का मतलब होता है ईदर ए और बी और बोथ, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है बोथ ए एंड बी। ये इसके पूरे पूरे जुमले हैं। हम यूजली इसको पुकारते हैं, ये वाला जो है हम लोग कहते हैं ए और बी। इन शॉर्ट हम इसको ये कहते हैं, मतलब पूरा होता है, या तो ए होगा या बी होगा या दोनों में जो शामिल है वो होगा। और इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं ए एंड बी, मतलब वही है बोथ ए एंड बी। अच्छा, बहुत सारा ज़्यादा लोग ये चीज़ समझते हैं कि ये वाले और का हमेशा मतलब प्लस होता है, और का मतलब होता है प्लस, लेकिन सिनेरियो टू सिनेरियो थोड़ा सा वेरी करेगा। तो वो लोग क्या समझते हैं, इस प्लस की वजह से उनको ये वाला प्लस तो समझ में आता है, ये वाला प्लस समझ में नहीं, ये वाला नेगेटिव समझ में नहीं आता, विच इज़ कॉमन सेंस। दोनों को ऐड किया, जो कॉमन है वो एक मरतबा सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन इसको पूरे को कहा जाएगा ईदर ए और बी और बोथ, इससे कि एग्जामिनर
सेट नोटेशन में वंस इन अ ब्लू मून पूछ लेता है, लेकिन असल जो पूछता है वो अल्फाज पे पूछता है। तो ईदर ए और बी और बोथ का मतलब है यूनियन, बोथ ए एंड बी का मतलब है इंटरसेक्शन। अब ये सिंपल सी एप्लीकेशन जो कि मुझे ऑलरेडी नज़र आ गई है, कोई ख़ास बात है ही नहीं इसके अंदर, मैं जानते बूझते मैं करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो 65 है वो कैसे आया होगा। वो आया था 40 प्लस 35 75 माइनस 10, दैट इज वाई बोथ साइड्स आर इक्वल। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर टेकिंग बोथ इज 10, नंबर इन द कंप्लीट क्लास दैट इज 65 है, तो what is the probability that a student takes both subjects? तो आप कहेंगे 10 divided by 65। अभी हमें रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लीव द आंसर इन द रॉ फॉर्म, अनसिंप्लीफाइड फॉर्म। अब ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी वाला, ये फॉर्मूला हम यूं भी लिख सकते हैं। हम लोग इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। Probability A union B, that is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। कहीं पे यूनियन की जगह मैं और भी लिखूंगा या बोलूंगा, कहीं पे इंटरसेक्शन की जगह मैं एंड लिखूंगा भी बोलूंगा भी। अगर यहाँ पे हर बंदा केमिस्ट्री या फिजिक्स ले रहा है तो इसका मतलब है इस सिनेरियो में A यूनियन B इज 1, क्योंकि एवरीवन इज टेकिंग दीज टू सब्जेक्ट्स। बल्कि ए और बी की जगह मैं पी और सी लिख देता हूं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन सी इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन टेकिंग फिजिक्स दैट इज 40/65। प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन टेकिंग केमिस्ट्री दैट इज 35/65। और फॉर एग्जाम्पल इतनी कॉमन सेंस वाली चीज़ मैं फिर भी ढूंढना चाहता हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो मैं सिर्फ फॉर्मूला का इस्तेमाल आपको बता रहा हूं। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी P यूनियन C, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ P, प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C। ये 1 है, ये 40/65 है, ये 35/65 है, माइनस x कह लें इसको, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/65। इस ब्लू स्ट्रिप वाले फॉर्मूला को मैं नाम दे देता हूं द जनरल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से नाम दिया, कोई इसका ऑफिशियल नाम नहीं है, क्योंकि ये आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ यहां पे ख़त्म हो गई। अब एक और चीज़ देखते हैं, अभी भी हम सेट नोटेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर मैं भी हेडिंग नहीं दे रहा हूं, हेडिंग थोड़ी देर में दूंगा, इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा। मैं 6 सिनेरियोज आपको दे रहा हूं, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, रेन वर्सेस नो रेन, बारिश होगी वर्सेस बारिश नहीं होगी। मैं सिनेरियोस देख रहा हूं, थोड़ी देर में प्रोबेबिलिटीज दिखूंगा। दूसरा सिनेरियो, मैंने कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऊपर वाली जो एग्जाम्पल है वो मौसम के हिसाब से मैंने दे दी है, वेदर के हिसाब से दे दी है। तीसरी एग्जाम्पल, डाइस के हिसाब से, डाइस मैंने रोल की, हो सकता है मेरे पास इवन नंबर आए, हो सकता है मेरे पास ऑड नंबर आए, और थोड़ी थोड़ी जगह मैं और कर देता हूं ताकि थोड़ा सा मुझे कुछ लिखना हो तो जगह ज़्यादा हो। अच्छा जी, इसके बाद जो है अगली मिसाल, जगह ज़्यादा है, अगली मिसाल फिर से मैं डाइस की दे रहा हूं, लेकिन इस मर्तबा मैं 2 नंबर्स की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 3 और 5। मैं 5वीं मिसाल जो दे रहा हूं वो मैं मिसाल दे रहा हूं एक मैच की, कि मैच खेल रही है एक टीम, या तो वो जीतेगी या हारेगी या ड्रॉ करेगी। ये 5 मिसाल है, छठी एक मैं डाल देता हूँ, आपके आज के टेस्ट के हिसाब से भी रेलिवेंट है। दैट इज़ योर टेस्ट या एग्ज़ाम रिज़ल्ट। ठीक है, या तो आपका ए आएगा
या आपका नहीं आएगा, और वो बहुत लंबी लिस्ट है ना आने की। अब मैं इस पर प्रोबेबिलिटीज डाल रहा हूं। सबसे पहले ऐसी रैंडमली बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 10%, ना होने की 90%। कॉइन, अगर ये फेयर कॉइन है, ये इसके कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं हो रही है, इसके बराबरी की बात हो रही है, इंसाफ वाला फेयर है ये। अगर ये कॉइन ऐसा है जो बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ है, तो हेड और टेल, चांद और छाप आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ एंड हाफ, 50% 50%, या फ्रैक्शन में हाफ एंड हाफ। अगर डाइस है और ये भी फेयर डाइस है, फेयर का लफ्ज भी आता है और एक लफ्ज आता है दैट इज अनबायस्ड। किसी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा ना हो, बायस का उल्टा अनबायस्ड। इवन और ऑड, ये भी हाफ और हाफ है। एक्चुअली हाफ इज 3/6। 3 नंबर्स है जो इवन है, 3 नंबर्स है जो ऑड है। जब भी वो डाइस की बात करेगा और कुछ मेंशन नहीं करेगा, तो वो नॉर्मल 6 साइडेड डाई की बात कर रहा होता है। फिर से मैंने डाइस की बात की और सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर की बात की है, 3 की, दैट्स 1/6। 5 की भी 1/6। मैच की बात कर रहे हैं, हो सकता है 60% चांस है जीतने का, 30% है हारने का, 10% है ड्रॉ करने का। टेस्ट रिजल्ट हर एक का वेरी टू वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैं ऐसे ही अपनी तरफ से लिख देता हूँ, ए आने की प्रोबेबिलिटी 40% और ना आने की 60%। इट कुड बी बी, इट कुड बी सी, इट कुड बी ऑल अबाउट यू। सही है? अच्छा जी, अब यहाँ पर ये मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, क्या ये इवेंट्स बैक वक्त एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली अकर हो सकते हैं? आंसर इज नो। ऐसे इवेंट्स जो कि साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते हैं, उनको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कभी कभार एग्जामिनर म्यूचुअली का लफ्ज हटा देता है और सीधा सीधा कहता है एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव नाम ही काफी है, या ये होगा या ये होगा, एक्सक्लूसिव है। इसकी डेफिनेशन है इवेंट्स which cannot occur simultaneously। साइमल्टेनियस का मतलब है एट द सेम टाइम, एक वक्त में दोनों चीजें नहीं हो सकती। या तो बारिश होगी या नहीं होगी, या हेड आएगा या नहीं आएगा, या इवन आएगा या ऑड आएगा डाइस में, या 3 आएगा या 5 आएगा, या टीम मैच जीतेगी या हारेगी या ड्रॉ करेगी, या टेस्ट के अंदर ए आएगा या नहीं आएगा। यहां तक सही? अगर इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, फिर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, देयर इज नथिंग इन कॉमन बिटवीन द 2 इवेंट्स। क्या मतलब कि अगर मैं यहां पे लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज 10%, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन इज 90%, तो या बारिश होगी या नहीं होगी, देयर इज नथिंग इन कॉमन। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लिखता हूं हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल लिखता हूं हाफ, एंड सो ऑन, या हेड आएगा या टेल आएगा। तीसरी एग्जांपल छोड़ के मैं चौथी पे जाता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 1/6। जब इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता किसी भी सिनेरियो का, और मैं यहां एक सर्कल बनाता, यहां दूसरा सर्कल बनाता, तो ये जो दोनों सेट्स होते ये डिसजॉइंट होते। तो मैं कहता ए इंटरसेक्शन बी इज अ डिसजॉइंट सेट, ऐसे ही लिखते हैं। या यूं भी लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज 0। जब उसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। So therefore probability of A intersection B is 0। अब हम आते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एक ही कंडीशन है, there is only one condition and that condition is probability of A intersection B is 0। ये सारी एग्जाम्पल्स थी। एग्जाम्पल के बाद मैंने नाम भी बताया, मैंने डेफिनेशन भी बताई, और असल डेफिनेशन से ज़्यादा, क्योंकि डेफिनेशन एक ज़माने में एग्जामिनर ने पूछा था, लोगों ने क्या हशर किया वो थोड़ी देर में बताऊंगा। जो कंडीशन है, असल गेम इसका है। एग्जामिनर चेक कराएगा, मैं अभी चेक कराऊंगा,
डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, उसकी शक्ल देख के नहीं पता चलेगा, उसका लिटमस टेस्ट ये है, अगर इंटरसेक्शन 0 है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंटरसेक्शन 0 नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अच्छा, क्या जो हमारा फॉर्मूला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंटिन्यूड, जो हमारा फॉर्मूला है जनरल A यूनियन B, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये एज इट इज रहेगा या इसमें से कुछ गायब हो जाएगा? चूंकि ये वाला हिस्सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ये 0 के बराबर है, therefore the whole formula reduces to probability A union B, it's probability of A plus probability of B। अगर 2 इवेंट्स हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, अगर 3 इवेंट्स हैं तीनों को ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो हम फॉर्मूला निकाला है ये 2 सर्कल की बेसिस पर निकाला है ना, 3 सर्कल वाले क्वेश्चन में भी आपने ओ लेवल मैथ्स में किया था, लेकिन उसका कोई फॉर्मूला हमें चाहिए नहीं, होता है लेकिन हमें नहीं चाहिए। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल अगेन, अगर हर एक के अंदर मैं इनका यूनियन निकालूं तो पहले वाले पार्ट में मैं थोड़ा सा थिन करके लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन और नो रेन दैट इज 1। परसेंटेज में बोलूंगा तो 100% बोलूंगा, और नंबर्स में बोलूंगा तो 1 बोलूंगा। दूसरी एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, यूनियन को मैं और कह रहा हूं, दैट ऑल्सो इज 1। Probability of even or odd, that's also 1. Probability of 3 or 5, that's not 1, that's 2/6 यानी कि 1/3। अगर मैच को मैं 1 मिनट के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, टेस्ट रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, probability of A getting an A or not getting an A, that is also 1। अब मैच में कितने ऑप्शंस में बना सकता हूँ? 4। किस तरीके से? मैं पहला ऑप्शन ये बना सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विन और लूज वो हो गया 90%। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और ड्रॉ कितना हो गया? 40%। अगर मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विन और ड्रॉ 70%, और अगर मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विन और लूज और ड्रॉ वो कितना हो गया? 100%। यहां तक सही है? सिंपल एडिशन किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मैं बताना क्या चाहूंगा अब वो सुनिएगा। किसी जगह पे यूनियन 1 आ रहा है, किसी जगह पे यूनियन 1 नहीं आ रहा है। 1 से तो प्रोबेबिलिटी में कभी एक्सीड ही नहीं हो सकता है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि किसी सिनेरियो में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन 1 भी आ सकता है, पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लेस देन 1 भी आ सकता है, पॉसिबल। ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर देन 1 नेवर एवर पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स चूंकि कभी 1 भी होगा, कभी 1 से कम भी होगा, इसका मतलब है ये कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग ये अपनी तरफ से कंडीशन लगा देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 होना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, विच इज दैट टॉप राइट हैंड कॉर्नर द इंटरसेक्शन शुड बी 0। अच्छा, अब हम इसी से मिलती जुलती एक और चीज की कहानी स्टार्ट करते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इस मर्तबा मैंने पहले नाम दिया, नाम के बाद अब मैं हेडिंग दे रहा हूं, द आउटकम ऑफ 1 इवेंट डज नॉट अफेक्ट या इन्फ्लुएंस द अदर। अब यहां पर जो मैंने कहा था कि एग्जामिनर ने तौबा की, वो तौबा इस चीज़ से की कि एग्जामिनर ने एक मरतबा सिर्फ 2002 के आई थिंक नवंबर में शायद डेफिनेशन पूछ ली थी किसी एक की, और मुझे अंदाज़ा हो गया कि एग्जामिनर ने आगे क्यों नहीं पूछी, क्योंकि मैंने भी वो ट्राई करके देखा था टेस्ट में। गेस करें लोगों ने क्या किया होगा? लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंडिपेंडेंट की लिखी, इंडिपेंडेंट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की लिखी, और देखा से कम 80-90% ने इस तरह की लिखी। तो एग्जामिनर ने तौबा की कि भाई इतना बेसिक सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, कंडीशन इज मोर देन एनफ।
दोनों में पहले फर्क जान लें। मैं अभी इसकी एग्जाम्पल मैंने नहीं दी, अभी दोनों में फर्क जान लें। फर्क ये है कि जितनी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की 6 एग्जाम्पल्स दी है, ऑफ कोर्स इसके अलावा भी होंगी, उसमें एक ही सिनेरियो में किसी चीज का होना या ना होना उसके बारे में बात हो रही है। कॉफी गर्म है या गर्म नहीं है, अब वो नीम गर्म है, वो ठंडी है, यक ठंडी है, कौन सी है, गर्म के अलावा जो कुछ है वो ये है। जैसे कल हमने किसी क्वेश्चन में बात की थी कि पेरेंट्स वर्सेस नॉट ए पेरेंट, या ग्रैंड पेरेंट वर्सेस नॉट ए ग्रैंड पेरेंट, आपकी क्लास में या दूसरी क्लास में बात की थी। अब यहां पर जो है इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन आ गई आपके सामने। द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है टॉस अ कॉइन एंड रोल अ डाइस। As such, the word dice is plural, singular is die, लेकिन हमारी जबान पे डाइस ही हम लोगों की जबान पे चढ़ा हुआ है तो हम डाइस ही बोलेंगे। डाइस को रोल किया और कॉइन को टॉस किया, अनलेस के वो आपस में टकरा जाए, द आउटकम ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अदर। अब इसके लिए एक चीज बनाते हैं जो कि आपने ओ लेवल मैथ्स में बनाई थी, बहुत ही बेसिक किस्म की, और अभी भी बनाएंगे कुछ क्वेश्चंस में। दैट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस डायग्राम। सैंपल स्पेस भी कहते हैं, पॉसिबिलिटी स्पेस भी कहते हैं। अब ये किस सिनेरियो में बनाते हैं? ये इस सिनेरियो में बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होने से बेहतर है डब्बे बना ले। 2 डाइस फेंकी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितनी पॉसिबिलिटीज आई? 36 की ब्रांचेस तो नहीं बनेंगी, झाड़ियाँ ही बनेंगी, ठीक है। ब्रांचेस दरख्त की नहीं बनेंगी, तो उसके लिए उसके आउटकम्स कहीं एडिशन की बात करेगा, कहीं सब्ट्रैक्शन की बात करेगा, वो सारा हम प्रोबेबिलिटी के दूसरे हिस्से में देखेंगे। दैट इज कॉल्ड DRV। यहां पर अगर मैं लिखूं ऊपर डाइस, बल्कि नहीं, डाइस चूंकि ज्यादा जगह चाहिए तो वो मैं नीचे लिखता हूं। यहां मैं लिख रहा हूं कॉइन, यहां मैंने लिखा हेड, यहां मैंने लिखा टेल, यहां मैंने लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहां मैंने लिखा डाइस। कल हम लोगों ने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहला सवाल किया था, अ पर्सन ट्रैवल्स टू वर्क बाय 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार, बस एंड ट्रेन, और फिर उसमें अर्ली और लेट की बात हुई थी। तो ट्रांसपोर्ट की 3 किस्में थी, और पहुंचना जल्दी वर्सेस पहुंचना देर से, वो 2 ऑप्शंस थे। फाइनल आउटकम्स कितने आए थे? 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहां पे कितने आउटकम्स आएंगे? 12। क्यों? क्योंकि डाइस के 6 हैं और कॉइन के 2 हैं, सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 12। तो मैं यहां 12 नुक्ते लगा देता हूं, और फिर इसमें से कुछ चीजें पूछता हूं, और फिर हम लोग अपने इंडिपेंडेंस की तरफ बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, जस्ट बेस्ड ऑन अ कॉइन, सिर्फ मैं कॉइन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डायग्राम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल? तो आप कहेंगे 2 में से 1, 1 आउट ऑफ 2। अगर सिर्फ मैं डाइस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं और मैं कहूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5? 1/6। अभी तो मैंने आपको रोका था कि सिर्फ इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अब मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि डब्बे को भी देखें, वो डायग्राम को भी देखें। अगर टेल की बात करेंगे तो 6 नुक्ते हैं 12 में से जो टेल वाले हैं, so therefore this is 6 out of 12, that is also 1/2। तो जो चीज डायग्राम बोल रहा है और जो चीज उसकी इंडिविजुअल बेसिस पे है, दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग, दे वोंट कॉन्ट्राडिक्ट। अगर मैं 5 के नुक्तों की बात कर रहा हूं तो 2 नुक्ते हैं 12 में से, तो 1/6 कैन ऑल्सो बी 2/12। यहां तक सही है? अब मैं एक और सवाल पूछता हूं। वो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा नुक्ता है जो 5 और टेल दोनों को मिलाएगा? दैट इज दिस डॉट। तो अगर मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल एंड 5, इसके कॉमन की बात हो रही है, दैट इज 1 आउट ऑफ 12। यहां तक सही है? अच्छा, अब मैं इसकी कंडीशन लिख रहा हूं। इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट होने के लिए जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B
मैं ए और बी की ज़बान में पहले बात कर रहा हूँ, दैट शुड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसमें क्या कंडीशन थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में? जीरो होनी चाहिए, सिंपल। यहां पे क्या कंडीशन है कि वो जो इंटरसेक्शन है दैट शुड बी अ प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। यहां तक सही है? अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एंड 5, इज इट रियली इक्वल टू, कभी होगा कभी नहीं, इज इट रियली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5? आई थिंक सो। 1/12, 1/2, 1/6, yes it's equal। तो आप मैथमेटिकली, आप स्टेटिस्टिकली प्रूव करेंगे कि द टू इवेंट्स, कौन से दो इवेंट्स? कॉइन का उछालना और डाइस का रोल करना, द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ये हमारे पास दो लिटमस टेस्ट आ गए। अब अगर मैं बात करूंगा जनरल फॉर्मूला की, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कंटिन्यूड, तो क्या जनरल फॉर्मूला यहां पे भी एप्लीकेबल है? द आंसर इज यस, तभी तो उसका नाम जनरल फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मगर चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो ये इंटरसेक्शन कहां से आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। गॉट द आइडिया? तो यही फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, सिवाय इसके कि जो इंटरसेक्शन पार्ट है या तो वो गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं होगा और आपके पास इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है और आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट है, तो वो कैसे निकलेगा? वो उनके प्रोडक्ट से निकलेगा। सही है? अब मैं इन तीनों को एक जगह पे जमा करता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या किया, साइड बाय साइड लिखता हूं। हम लोगों ने पढ़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और हम लोगों ने पढ़ा इंडिपेंडेंट। तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और फिर इसकी छोटी छोटी एग्जांपल्स करेंगे, और ये है इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज 0, और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज द ओनली कंडीशन। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं ओनली कंडीशन इन ईच सिनेरियो। नेचुरली ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की है, नेचुरली ये इंडिपेंडेंट की है। जो आपका जनरल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट सिंप्लीफाइज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज देयर इज नथिंग टू सब्ट्रैक्ट। और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस बड़ा सा ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो फार सो गुड। अच्छा, अब हम लोग इसके छोटे छोटे वर्कड एग्जाम्पल्स करते हैं, जिसकी बेसिस पे आगे बड़े क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बड़ा क्वेश्चन इस पेज में आ रहा है, सो आई नीड 2 more पेजेस कि जिसके अंदर वो छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। तो वर्कड एग्जाम्पल्स की बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से मैं बात करूंगा। वर्कड एग्जाम्पल्स ऑन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पहली एग्जाम्पल बिल्कुल बच्चों वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.3। फौरन नहीं बोलिएगा, पहले सोचेगा। आर द टू इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? यस और नो, गिव अ रीजन। 30 सेकंड के लिए सोचे, तब तक मैं कॉफी पी रहा हूं। अभी 30 सेकंड पूरे नहीं हुए। वरना इसका भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी, फिर पी नहीं सकता। अच्छा, यहां पे सवाल आप ये कर सकते थे कि आपको शायद लगा होगा कि इसमें एक इंफॉर्मेशन कम है जो कि इंटरसेक्शन की है, मगर वो जो कम इंफॉर्मेशन है उसी में सारा छुपा हुआ है इसका मैजिक। अगर मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, तो मैं फुल फ्लेज फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा।
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला 0.8 है, ये वाला 0.5 है, ये वाला 0.3 है, ये वाला x है, x की वैल्यू 0, दैट प्रूव्स द पॉइंट यस इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसलिए कि आपने साबित किया कि इंटरसेक्शन 0 है। डन है ये इंटरसेक्शन 0, या तो इतने लंबे प्रोसेस से शो करे, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो है इतना हिस्सा ही बराबर है, तो वैसे भी इंटरसेक्शन 0 आएगा। ठीक है, यानी आप इंटरसेक्शन 0 का अज्यूम मत कीजिएगा, इसलिए कि वो तो खुद आपसे पूछ रहे हैं, तो अगर आपने अज्यूम कर लिया तो फिर आप उसको साबित क्या करेंगे। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेशन करके बता दिया कि इंटरसेक्शन इज 0। ये वाला मैंने इंटरसेक्शन के लिए ये x शो किया। अब आए दूसरी एग्जांपल में, वर्कड एग्जांपल 2, यहां पे जरा सुकून से सुन लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B is 0.9, probability of A is 0.4, probability of B is 0.2। अभी भी वही सवाल है, उतना ही बच्चों वाला सवाल है, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? द आंसर इज नो, इसलिए कि 0.9 is equals to 0.4 plus 0.2 minus probability of A intersection B, तो 0.2 है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 0.2 कर दिया। Probability of A intersection B is 0.3, so therefore since probability of A intersection B does not equal to 0, therefore it's not mutually exclusive। सही है, दो बच्चों वाली मिसाल। तीसरी मिसाल, वर्कड एग्जाम्पल 3। क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंट है। अब मैं पहले से कह रहा हूं, गिवन दैट A and B are independent events, and probability of A is 0.5 and probability of B is 0.3, evaluate the following। पहली चीज वो पूछ सकता है A इंटरसेक्शन B, और जगह छोड़ दी वर्किंग के लिए probability of A यूनियन B। चूंकि ये इंडिपेंडेंट है, so therefore probability of A intersection B, it's probability of A into probability of B, that is 0.5 into 0.3, which is 0.15. Probability of A union B, it's probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ये वाला है 0.5, ये वाला है 0.3 minus 0.15, 80 माइनस 15, 65.65। सही है। अच्छा, अब इसी की बेसिस पे अननोन का क्वेश्चन बना लेते हैं। वर्कड एग्जाम्पल 4, गिवन दैट A and B are independent events, probability of A is 0.4, probability of B उसको सिंबल Q से डिनोट कर दिया, and probability of A union B is 0.9, find the value of Q। तो जो कुछ उल्टे हाथ पे स्टेप बाय स्टेप नोन वैल्यू के साथ किया है वही अननोन के साथ करें, वो नहीं लिखेगा, आपको करना होगा। फर्स्ट आपने इवैल्यूएट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B because of independence, that is 0.4 multiplied by Q. Then apply general formula, probability of A union B, probability of A, probability of B, probability of A intersection B। A union B 0.9 है, A की probability 0.4 है, B की probability Q है, इंटरसेक्शन की है 0.4 Q। डबल चेक कर ले, सब कुछ सही है। 0.9 minus 0.4 is 0.5 and this comes out to be 0.6 Q। So therefore फ्रैक्शन में छोड़ दीजिएगा, Q comes out to be
5/6। ये हो गई 4 एग्जाम्पल। 5वीं एग्जाम्पल, वर्कड एग्जाम्पल 5, और ये वैसी है जैसे कि एग्जाम में एक मरतबा आई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is 0.4, probability of A is 0.5, probability of B is 0.3। एग्जैक्ट अल्फाज में याद कर रहा हूं, स्टेट विथ अ रीजन इन ईच केस इफ द इवेंट्स आर, अब ये दो अलग अलग पार्ट्स है। पार्ट 1 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, पार्ट 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये दोनों पार्ट्स भी आपस में इंडिपेंडेंट है, इनका एक का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी वर्किंग, इसकी ये अपने जानेगा, इसका आंसर सही गलत जो भी है वो अलग है, वो अलग है। 2 मार्क थे, हाँ या ना कहने का 1 मार्क, रीजनिंग का 1 मार्क। अब हो सकता है आपको आंखों से पहले नजर आ जाए हाँ या ना, और बाद में रीजनिंग आए, या रीजनिंग पहले लिखे बाद में हाँ या ना कहे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए मेरा फोकस इस पे है, तो मैं कहूंगा सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखे कि डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आपको 1 मार्क यहां पे मिल गया और 1 मार्क इस रीजनिंग का मिल गया। ठीक है, किसी ने पहले ना लिख दिया होता, बाद में रीजनिंग देता, फिर भी 2 मार्क्स मिलते हैं। अब आए दूसरी चीज पे। दूसरी चीज क्या है, क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो वहां लिटमस टेस्ट लगेगा इंडिपेंडेंस का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी शुड इक्वल probability of A into probability of B for independent events, ये बराबर होना चाहिए। चूंकि इंटरसेक्शन 0.4 है और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज एक आई थिंक 0.5 है और दूसरी 0.3 है, क्या ये दोनों बराबर है? नो, दीज टू आर नॉट इक्वल। तो ये आपने साबित कर दिया। therefore it does not fulfill this criteria, therefore the 2 events are not इंडिपेंडेंट। ये 5 छोटी छोटी मिसालें दी और वहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट और जनरल फॉर्मूला, ये सारी मिसाल दी। अब एक क्वेश्चन मैं करता हूं पास पेपर। डेटा अबाउट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम मेल्स एंड फीमेल्स इन अ स्मॉल रूरल विलेज इज as shown in the table। तो यहां पे आपको दिया हुआ है एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ये एम्प्लॉयड है, फिर ये है अनएम्प्लॉयड, पहला अनएम्प्लॉयड है, दूसरा एम्प्लॉयड है, उसके बाद एक है मेल और दूसरा है फीमेल। ठीक है, ये 4 कैटेगरी है। अच्छा, यहां पर जो है मैं इस टेबल में जितना इसने पूछा है मैं थोड़ा सा आगे जाके बात करता हूं। अगर मुझे टोटल मेल चाहिए तो 206 प्लस 412 दैट इज 618। तो मैं यूं ऐड करूंगा तो ये आएगा 618, यानी मेल्स हैं 618। फीमेल्स जो हैं वो 358 प्लस 305 दैट कम्स आउट टू बी 663। तो ये हो गया 663। 663 में 618 ऐड किया तो दैट कम्स आउट टू बी 1281, यानी टोटल जिन लोगों का सर्वे किया है वो है 1281। अगर वो बात करेगा पूरी पॉपुलेशन से तो डिनोमिनेटर 1281 आएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अनएम्प्लॉयड तो 206 प्लस 358 दैट कम्स आउट टू बी 564। तो 564 अनएम्प्लॉयड लोग हैं। बाय द सेम टोकन 400, 300, 700, 717 जो है वो एम्प्लॉयड है। अब मैं यूं भी ऐड करूं तब भी 1281 होगा, 618 663 ऐड करूं तब भी 1281 होगा। यहां पे कोई भी एक बंदा एक से ज्यादा कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं भी क्वेश्चन थोड़ी देर में पढ़ूंगा, प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज मेल, एम फॉर मेल,
तो आप कहेंगे 618 डिवाइडेड बाई 1281। अगर मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज फीमेल, आप कहेंगे 663 डिवाइडेड बाई 1281। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, आप कहेंगे 564 ओवर 1281। अगर मैं कहूंगा द पर्सन इज एम्प्लॉयड, दैट इज 717 डिवाइडेड बाई 1281। चार बेसिक बातें मैंने की। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज मेल एंड एम्प्लॉयड, वो मेल भी है और एम्प्लॉयड भी है, तो आप मेल की लाइन में गए, एम्प्लॉयड की लाइन में गए, कौन सा नंबर आया? 412। तो मेल एंड एम्प्लॉयड इज 412 ओवर 1281। इसी से मिलता जुलता मैं पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी द पर्सन इज फीमेल एंड अनएम्प्लॉयड, तो आप जाएंगे फीमेल पे, आप जाएंगे अनएम्प्लॉयड पे, दैट इज 358 ओवर 1281। अच्छा, अब एग्जामिनर ने एक सवाल पूछा है, उसने क्या क्या पूछा है, मैंने कुछ कुछ तो निकाल ही लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड ई निकाल लिया। अब असल सवाल ये पूछ रहा है, और मैं इस जैसा एक और भी बनाऊंगा, क्या ये दोनों इवेंट्स के मेल होना और एम्प्लॉयड होना ये आपस में इंडिपेंडेंट है? जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफिकेशन वो इक्वेशन है। तो आप कहेंगे एक चीज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड ई, क्या ये वाकई बराबर है? जब तक हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे हमें नहीं पता। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयड, तो ये वाला जो इंटरसेक्शन है वो 412 ओवर 1281 है। जो मेल है वो है 618 ओवर 1281। जो एम्प्लॉयड है वो है 717 ओवर 1281। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये बराबर नहीं आता। सो देयरफॉर आप लिखेंगे सिंस इट डज नॉट satisfy the equation, the independence equation, therefore the two events are not independent। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, यानी आप फेस वैल्यू पे जज नहीं कर सकते, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड्स बराबर आ गए, आपने लिखना होगा यस द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अब यहां पे मैंने बिफोर वी गो टू द लास्ट पार्ट, मैंने एक और चीज डाल दी है, फीमेल एंड अनएम्प्लॉयड डाला, और यहां पर मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या ये दोनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है? तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल एंड अनएम्प्लॉयड, इज इट रियली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड? ये वाला है 358 ओवर 1281। ये वाला है फीमेल कितना है 663 ओवर 1281, और अनएम्प्लॉयड कितना है 564 ओवर 1281। अगर ये आ गया बराबर तो आप कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है, और अगर बराबर नहीं आया तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द वेरी वेरी लास्ट पार्ट, दैट इज गिवन। गिवन क्या मतलब इसका? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कोई ट्री डायग्राम के बगैर है, सिर्फ टेबल से वैल्यू निकालना है। प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी से डिवाइड नहीं करना है, नंबर को नंबर से डिवाइड करना है। गिवन दैट द पर्सन चोजन इज अनएम्प्लॉयड, तो अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं? 206 और 358। मैं अलग अलग मांग रहा हूं, 206 प्लस 358 अनएम्प्लॉयड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज फीमेल। इनमें से फीमेल कितने हैं? 358, so 358 goes up, that is the answer of part 4। तो ये आज हमने माशाल्लाह से thoroughly डिस्कस कर लिया जनरल फॉर्मूला, सेट्स इन वेन डायग्राम, उसके कॉन्टेक्स्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंस, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल, बल्कि सबसे असल चीज़ है कंडीशन। छोटी छोटी 5 एग्जाम्पल्स की, पास पेपर की 1 एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग रोकते हैं।